हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिज़िक्स क्लासेस पे। तो हम पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है। वहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे वो पोटेंशियल आया था V बराबर KQ/R, है ना। उस पर हम लोग कल कुछ क्वेश्चन भी लिए थे, क्वेश्चन भी किए हैं, वहाँ पे डेरिवेशन भी देखे हैं। लेकिन हम एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से देना चाह रहे हैं। जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं या जो भी हमारे स्टूडेंट में से खास करके जो हमारे कोचिंग स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, खास करके उन लोग से ये हमारा कहना है कि बहुत सारे बच्चे ये मेरे पास फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर आप काफ़ी सारे कोचिंग खुल जा रहे हैं, आप अपना कोचिंग क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे, हम जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे भाई बहन जो भी हैं, है ना, तो सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जितना हो सके आप घर पे रह करके पढ़ाई कीजिए। आप कुछ दिन और बर्दाश्त करो यार, इतना दिन अगर बर्दाश्त की हो तो कुछ दिन और बर्दाश्त करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब एक जगह पे मिलेंगे, एक जगह पे बैठ के पढ़ेंगे, है ना, क्लास में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, कुछ मस्ती मजाक भी करेंगे वहाँ पे बैठ के। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है, अभी इसका सिचुएशन इतना ज़्यादा पैनिक है कि जितना हो सके आप घर पे रहिए, घर पे रह करके पढ़िए। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आता है तो आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए, कॉल करके बताइए। एटलीस्ट बताओगे तब तो पता चलेगा ना कि हम क्या समस्या आ रही है आपके बीच में। कई सारे बच्चों का ये भी कहना हो रहा है कि हाँ सर, मतलब सब कुछ तो चालू है, रैली हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। अरे भाई, रैली हो रहा तो वो लोग नेता है ना। अब अमित शाह रैली कर रहे हैं, वो अगर बिना मास्क के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके साथ कुछ परेशानी आ भी जाएगा ना तो पूरा सिस्टम आ जाएगा, वो सरकार है। और हमारे साथ अगर कुछ हो जाएगा तो कुछ भी नहीं आने वाला है। आप देख भी रहे होंगे, कई सारे न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा कि इतना ज़्यादा बुरा स्थिति चल रहा है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है अभी। मतलब लोग रोड पे तड़प तड़प के मर रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप मतलब नेता से कंपैरिजन कीजिएगा अपने आप को तो कैसे काम चलेगा। तो मेरा जहाँ तक के मानना है कि अभी आप बेहतर होगा कि आप घर पे रह के पढ़ाई कीजिए। और नवादा की भी स्थिति धीरे धीरे करके ख़राब होते जा रहा है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि अभी फ़िलहाल आप घर पे रह के पढ़िए। कल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर वोटिंग भी किए थे, तो कुछ बच्चे उसमें से मतलब बोले हैं कि हाँ मतलब हम ऑफलाइन आएंगे, लेकिन लगभग बच्चे बोले कि हम ऑनलाइन क्लास करेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अभी आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन में सेफ रहिए, है ना, घर पे रहिए। फिर हम लोग कुछ दिन के बाद मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, है ना। और जो भी क्वेश्चन करवाया जाता है या जो भी कुछ भी पढ़ाते हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए। थोड़ा सा यही होगा ना यार कि मतलब ऑनलाइन का आदत नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा। तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर मान लो कि मेरा वीडियो 45 मिनट का आता है तो आपको 45 मिनट, अगर आपको लगता है कि हम 45 मिनट मोबाइल के पास पढ़ाई वाला वीडियो देख करके बोर होने लगते हैं, तो आप 45 मिनट कंटिन्यू मत देखो। आप उसको डिवाइड कर दो, 2 भाग में डिवाइड कर दो या 3 भाग में डिवाइड कर दो। 15-15 मिनट करके आप देखिए, 15 मिनट देखिए, उसके बाद फिर 2 मिनट का रिलैक्स लीजिए, है ना। 2 मिनट इधर उधर थोड़ा सा चले गए, फिर देखिए 15 मिनट, फिर देखिए 15 मिनट। इस तरह से आपका आदत हो जाएगा ना, तो फिर 45 मिनट आपको कुछ नहीं लगने वाला। फिर एकदम मोबाइल फ़ोन से आपका लगाव हो जाएगा। जैसे हम वहाँ पे पढ़ाते हैं क्लास में, वैसे ही हम यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं। अगर अदरवाइज जो भी आपको दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे कि हम लाइव भी आ जाएंगे और लाइव आकर के आपका जो भी है परेशानी, उस परेशानी को सुनेंगे, समझेंगे कि क्या आपके साथ परेशानी है। और चलिए ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है, जो कल हम पढ़ाए थे उसी फॉर्मूला से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन आप बना करके दिखाइए कि क्या है, कैसे बनेगा, है ना, कितना आंसर होगा इसका। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि पर +q +5q तथा +7q आवेश रखा है। आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तब वृत्त के केंद्र पर
परिणामी विभव का मान बताएं। चलिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन हम शायद क्लासरूम में करवाए भी हैं और यहाँ पे फिर से हम करवा दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अच्छा पोटेंशियल तो मेरा पढ़ा हुआ है, अरे 1-2 दिन के बाद जो आपका जहाँ तक के पढ़ा हुआ है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया आ जाएगा। तो थोड़ा सा 1-2 दिन, इतना दिन बर्दाश्त किए हो तो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद सब कुछ फिर नया आने वाला है। तो चलिए, क्वेश्चन आपका है कि एक वृत्त की परिधि पर +q, +5q तथा +7q आवेश रखा है। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तब वृत्त के केंद्र पर परिणामी विभव का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, आप बना करके एक बार दिखाइए। चलिए, तो देखते हैं, अगर आप बनाए हैं तो अच्छी बात है और नहीं बनाए हैं तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए। लेकिन बनाओ यार, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन मिल गया है तो इंतजार करेंगे, है ना, कि सर तो बता ही देंगे। अपने से जब तक नहीं बनाओगे तो सीखोगे कैसे। पढ़ना आपको है ना, पढ़ना हमको नहीं है, पढ़ना आपको है। मेरा काम है बताना, गाइडलाइन करना, समझाना। 2 दिन से हम लोग यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो आप बेहतर कीजिए, आप घर पे रह के मेहनत कीजिए ना, बिंदास होकर के, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। तो चलिए सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि पर। तो सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं और वृत्त के परिधि पर 3 तरह का आवेश रखा हुआ है। तो तीनों आवेश को कहीं पर भी रख देंगे। मान लो कि एक आवेश है +q यहाँ पे, दूसरा +5q को हम यहाँ पे रख लेते हैं और तीसरा जो है +7q, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो तीनों आवेश को कहाँ पे रख दिए हम, परिधि पे फिक्स कर दिए, है ना। अब बोला गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या r हो, ये इसका सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से जो दूरी है, त्रिज्या जो है वो त्रिज्या कितनी है, r है। तो आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि बताइए वृत्त के केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो हम लोग को पता है तरीका कि जब हम किसी आवेशों के सिस्टम के कारण, कल बता रहे थे कि आवेशों के सिस्टम के कारण अगर हम विद्युत विभव फाइंड करते हैं सेंटर पे या कहीं पर भी फाइंड करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम हर एक आवेश के कारण परिमाण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हर एक आवेश के कारण परिमाण निकालेंगे, है ना। तो पहले हम देखेंगे +q के कारण कितना होगा। +q आवेश के कारण केंद्र पर कितना होगा। केंद्र पर विभव +q आवेश के कारण, इसको हम v1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझने में, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, kq/r। बहुत अच्छा। k का वैल्यू क्या होता है, फिलहाल रहने देते हैं, k को k ही रहने देते हैं। q का वैल्यू कितना आवेश के कारण निकाल रहे हैं, +q आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो k × +q बाई r, r मीन्स दूरी, जहां पे आवेश है और जहां पे पोटेंशियल निकालना। तो आवेश कहाँ, यहाँ पे रखा हुआ है और पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो सेंटर से लेकर के आवेश तक की दूरी कितना है, r। तो kq/r हो जाएगा। इसी तरह से हम +5q के निकालेंगे, +5q के कारण, है ना। इसको हम v2 मान लेते हैं। v2 बराबर क्या हो जाएगा, kq/r। ये भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा। k q के जगह पे देखेंगे तो कितना है, 5q है और r, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, हर सबका दूरी क्या होगा, इक्वल आने वाला, सबका दूरी r ही रहेगा। तो k × 5q/r। इसी तरह से हम देखेंगे +7q के कारण, इसको v3 मान लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा kq/r, k q के जगह पे 7q और बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, है ना। अब हम लोग को रूल पता है कि विभव जो है वो अदिश राशि है। विभव क्या है, अदिश राशि, है ना। और अदिश राशि में हम क्या करते हैं कि सिंपल जोड़ घटाव, जो अदिश का नियम से होता है। तो जब हम नेट निकालेंगे, नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो नेट पोटेंशियल v बराबर v1 + v2 + v3, क्योंकि तीनों के तीनों चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है। तो जोड़ देंगे। अगर तीनों में से कोई एक चार्ज माइनस में होता तो घटा करके निकालते। तो देख रहे हैं तीनों के तीनों प्लस है तो जोड़ देंगे। अच्छा, v1 का वैल्यू क्या आया, kq/r आ गया, kq/r रहने देंगे। प्लस v2 का वैल्यू कितना आया, 5kq/r, 5kq/r। v3 का वैल्यू कितना आया, 7kq/r, 7kq/r हो गया।
देख रहे हैं आर तीनों में कॉमन है, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां बच गया के क्यू, यहां 5KQ, यहां 7KQ। तो 7 5 12 और 1 13KQ बटा आर। ये वोल्ट इतना आंसर आपका हो गया। तो जिसका भी आंसर आया है इतना 13KQ बाई आर, तो उसका सही है ना। तो आप लोग को बताना भी है कमेंट में कि कितने लोगों का आंसर सही आया था, ये आंसर मैच किया था कि नहीं मेरे बनाने से पहले, है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। स्टार्ट। चलिए तो अब आज का नया टॉपिक देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होगा वो चीज आज हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम पढ़े थे, तो वहां पे हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं। हम लोग वहां पे 3 कंडीशन में पढ़ते थे। पहला तो पढ़े थे अक्षीय स्थिति में क्या होगा, सेकंड नंबर में पढ़े थे कि निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, और थर्ड नंबर में पढ़े थे कि किसी भी स्थिति में क्या होगा, है ना। तीनों का अलग अलग फॉर्मूला भी आया था, अक्षीय का आया था, निरक्षीय का आया था, और किसी भी स्थिति में भी आया था। अच्छा, अक्षीय में क्या होता है, तो अक्षीय में क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आता था और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन था वो दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो इसलिए दोनों के बीच एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री बन जाएगा। निरक्षीय में क्या होता है कि डाइपोल का डायरेक्शन इधर और निकालते हैं हम ऊपर में, तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। किसी भी स्थिति में एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से हम विद्युत विभव भी ज्ञात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण 3 तरह से। एक तो अक्षीय स्थिति में क्या होगा, दूसरा निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, और तीसरा किसी भी स्थिति में क्या होगा। तो हमारे पास एक तरीका है कि अगर हम किसी भी स्थिति में ज्ञात कर लेते हैं तो हम आसानी से अक्षीय निकाल सकते हैं और निरक्षीय भी निकाल सकते हैं सिर्फ थीटा के माध्यम से। अगर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो अक्षीय मिल जाएगा, अगर हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो निरक्षीय मिल जाएगा, और थीटा कुछ भी रहेगा तो वो किसी भी स्थिति में है। तो अगर किसी भी स्थिति वाला फॉर्मूला आ जाए और उस फॉर्मूला में थीटा का मान अगर हम 0 डिग्री रख देंगे तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला आएगा वो किसका हो जाएगा, अक्षीय स्थिति का हो जाएगा। अगर हम उसी फॉर्मूला में थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो जो मेरे पास नया फॉर्मूला आएगा वो किसका हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम किसी भी स्थिति को ही फाइंड करेंगे। तो हम कहां पे निकालेंगे, किसी भी स्थिति में निकालेंगे। एट एनी पोजीशन। किसी भी स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करनी है। अब इसका देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिगर है, और ये एग्जाम में बिहार बोर्ड में शायद 2-3 बार ये 5 नंबर में पूछा भी गया। तो आप बोर्ड के पॉइंट व्यू से देखिएगा तो भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके आप अच्छे से समझिए। तो किसी भी स्थिति में समझने के लिए देखो फिगर देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डाइपोल लेंगे। यहाँ पे डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, एक माइनस चार्ज, दूसरा क्या होता है, प्लस चार्ज। माइनस चार्ज को हम ए पे रख देते हैं, प्लस चार्ज को हम बी पे रख दिए। आपको याद आ रहा होगा कि विद्युत द्विध्रुव कितने आवेश से बनती है, 2 आवेश से। दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, लेकिन प्रकृति क्या होनी चाहिए, दोनों की विपरीत होनी चाहिए। एक अगर माइनस तो दूसरा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, है ना। सेंटर पॉइंट इसका हम ले लेते हैं O, और मान लो कि दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 12 है। तो आधा दूरी कितना हो जाएगा इसका L, और इधर से आधा दूरी कितना हो जाएगा L। तो ये भी दूरी L हो गया और ये भी दूरी कितना हो गया L। टोटल दूरी कितना है इसका, 12 है।
यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अक्षीय की बात करें तो इस डाइपोल के कारण अगर हम इसी अक्ष पे कहीं पर भी यहां कहीं पर भी अगर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति कहेंगे। अगर इस डाइपोल के कारण हम इसके दूसरे एक्सिस पे, इसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे, यानी कि वाई डायरेक्शन में कहीं पर भी हम यहां कहीं पर भी निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। लेकिन मेरे पास कंडीशन क्या है कि किसी भी स्थिति में निकालना है। किस में निकालना है, किसी भी स्थिति में निकालना है ना। तो चलो देखते हैं किसी भी स्थिति में। तो किसी भी स्थिति का मतलब है कि आप कहीं पर भी निकाल लो, ना तो आपको अक्षीय में निकालना ना तो निरक्षीय में, बल्कि कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट चुन लीजिए और उसी पॉइंट पे आप फाइंड कर लीजिए। तो मान लो कि हमने ये पॉइंट चुना है यहाँ पे और ये पॉइंट का नाम हम रख दिए P। क्या नाम रखे इसका, P रखे, है ना। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का नाम O है और मान लो कि O से जो P तक की दूरी है वो दूरी R है। कितना दूरी है, R। और इस डाइपोल वाले एक्सिस के साथ में, इस विद्युत द्विध्रुव के साथ में ये लाइन जो है, ये लाइन थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, थीटा कोण। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को इस डाइपोल के कारण पॉइंट P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। यही मेरा क्वेश्चन, मतलब आज का टॉपिक है। तो हम चाहे तो यहां पे ऐड कर सकते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 12, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है। इस द्विध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी पर किसी भी स्थिति में बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। चलिए, तो ये हमारा जो हमने माना है उसको हम लैंग्वेज में लिख लिए। अब हम लोग को विद्युत विभव निकालना है P पे। निकालने का तरीका क्या होता है, सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, आवेशों के निकाय के कारण। तो फिर से कल वाला तरीका अपनाएंगे। चार्ज कितना है मेरे पास, दो तरह का, एक माइनस क्यू, दूसरा क्या है, प्लस क्यू। तो हम सबसे पहले माइनस क्यू के कारण देखेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण देखेंगे, फिर दोनों को निकालने के बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो डिसाइड कर लेगा। अगर चार्ज एक माइनस है तो घटा करके निकालेंगे, है ना। तो माइनस के कारण हमको देखना है P पे और प्लस के कारण देखना है। तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको इधर से मिला देते हैं, मिल जाओ। चलो ठीक है, आप अच्छा से देख लेना। तो हम माइनस चार्ज के कारण माइनस से भी एक लाइन खींच दी है P तक और प्लस से भी एक लाइन खींच दी है, क्योंकि हमको दूरी चाहिए ना, ये वाला दूरी हमको चाहिए। इसको अगर हम R1 मान लें तो ये R1 चाहिए और ये R2 चाहिए, है ना। तब तो फाइंड होगा, क्योंकि माइनस चार्ज हमारे पास जो फॉर्मूला आता है विभव का, V बराबर क्या रहता है, KQ बटा R। तो R क्या होता है, दूरी होता है, जहां पे आवेश और जहां पे निकालना है वो दोनों के बीच की दूरी। तो यहां देख रहे हैं कि आवेश कहाँ है, A पे, और निकालना कहाँ पे है, P पे। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, R2। तो R2 चाहिए, R1 चाहिए, हमने सिर्फ माना है R1 R2। R1 R2 मेरे पास है नहीं। अब ये R1 कितना होगा, R2 कितना होगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले हमको ये R1 और R2 निकालना है। तो R1 और R2 कैसे निकालेंगे, अगर ये समकोण त्रिभुज में रहता, ये वाला ट्रायंगल, अगर मान लो कि ये ट्रायंगल या फिर इसके बगल वाला ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज में से कोई भी त्रिभुज समकोण रहता, या तो ये वाला या तो ये वाला, तो हम इसको निकाल सकते थे समकोण त्रिभुज के मेथड से, तरीके से। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो हम लोग को PB की लंबाई चाहिए कि PB कितना होगा, P से B तक की दूरी कितनी होगी, यानी कि R1 का वैल्यू क्या होने वाला है, ये चीज हम लोग को चाहिए। तो R1 का वैल्यू निकालने के लिए
हम थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, और इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं ना कि एक प्रैकल लेकर के, और उसको हम लेकर के प्रैकल यहाँ पे लगाए हम पेंसिल, ठीक है, या जो भी है, यहाँ पे हम स्केल लगा करके प्रैकल लगाए, और यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को मेजर कर लिए। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 10 सेंटीमीटर। इसको मेजर किए, 10 सेंटीमीटर आया। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे प्रैकल लगाए, और इस लाइन को देखे, ये लाइन ओपी, ओपी पे कहाँ पे आकर 10 सेंटीमीटर कटता है, तो यहाँ देखे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वैसे यहाँ पे इधर मेजर किए, तो सपोज मान लो कि 10 सेंटीमीटर आकर के यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो जहां पे 10 सेंटीमीटर कटा, ठीक वहीं पर से हम एक परपेंडिकुलर खींच लिए इस तरह से, और इसका नाम रख दिए डी, तो हो गया BD। क्या बन गया? ये BD। अब BD जो है, BD से क्या मतलब है? हमको BD से मतलब नहीं, हमको PD से मतलब है। किससे मतलब है? PD से, क्योंकि ये P से B तक की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। P से D तक की भी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम इसको नाप करके वैसे लगभग बराबर में काट लिए हम। तो PB और PD आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। PB और PD बराबर हो गया। अगर हम लोग को PD मिल जाएगा तो हम PB भी निकाल लेंगे, क्योंकि PB और PD आपस में क्या है? बराबर है। तो PD चाहिए। तो PD कैसे मिलेगा? तो अब देख रहे हैं कि O से लेकर के P की लंबाई कितनी है? R। अगर हम O से P में O से D को अलग कर दे, एकदम ध्यान समझना कि O से P में इतना लंबाई में से अगर हम इतना काट के अलग कर देंगे तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा? PD मिलेगा। टोटल में से इतना को अलग करेंगे तो यही मिलेगा ना, PD मिलने वाला है। चलिए, तो PD कैसे मिलेगा? तो टोटल लंबाई यानी OP में से हम क्या करेंगे? OD को अलग कर देंगे, OD को अलग कर देंगे। अब देख रहे हैं कि OP तो पता है, OP R है ना? OP कितना है? R। केंद्र से हम यहाँ पे चाहे तो लिख दे OP बराबर R दूरी पर। तो OP तो पता है कि R है, बट OD हमको पता नहीं है। अगर OD पता हो जाएगा तो हम घटाएंगे और PB मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है? OD निकालना है ना? OD का वैल्यू चाहिए, तो OD का वैल्यू निकालेंगे। ये एंगल थीटा है, तो OD का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये देखो परपेंडिकुलर है, ये क्या है? लंब डाले, अभी परपेंडिकुलर डाले, है ना? अब आप चलिए OD का वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल OBD में चलते हैं। किस में चलते हैं? ट्रायंगल OBD में। ट्रायंगल OBD में, तो ट्रायंगल OBD में जब चलेंगे तो ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा OD पे बन रहा है। किस पे बन रहा है? OD पे, है ना? तो यहां पे जिस भुजा पे कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो आधार का काम कौन करने लगा? OD। और समकोण के सामने वाला भुजा यानी OB, समकोण देख रहे हैं, ये वाला समकोण है, और इसके ठीक सामने वाला भुजा OB। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो OB मिल गया कर्ण, OD मिल गया आधार। तो कौन ऐसा फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक का जिसमें आधार और कर्ण दोनों आता है? तो आंसर है cos थीटा। तो हम ट्रायंगल OBD में cos थीटा में चलेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी कि OD आधार और कर्ण क्या हो गया? OB। OB की लंबाई कितनी है? L। तो cos थीटा बराबर OD बटा OB की लंबाई L। L यहां गुना हो जाएगा, तो L cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? OD। अब OD मिल गया, OD हमको जरूरत भी थी, तो OD मिल गया। OD कितना मिला? L cos थीटा। हम यहां पे पुट कर देंगे। OP का वैल्यू कितना है? OP का वैल्यू R। उसके बाद OD का वैल्यू R माइनस, क्योंकि OP माइनस OD है ना, तो R माइनस, और OD का वैल्यू कितना आया? L cos थीटा। तो R माइनस L cos थीटा कर दिए। अब जो फाइनली PB का वैल्यू जो मिला है, वो PB का वैल्यू कितना मिल गया? R माइनस L cos थीटा मिल गया। तो PB का तो हो गया, अब हम लोग को क्या चाहिए? PA चाहिए। तो पहले आप इतना लिख लो, यहां पर भी हो जाएगा काम। अच्छा, तो PA निकालने के लिए फिर से हम वही काम करेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई को पहले मेजर करेंगे, उसके बाद फिर इसी लाइन पे आकर के आर्क खींचेंगे, चाप खींचेंगे। तो जब हम इस लंबाई को मेजर करते हैं, है ना, पेंसिल से मेजर करते हैं, और उसके बाद जब आकर के हम इस पे चाप खींचना शुरू करते हैं, तो ये लंबाई तो शॉर्ट हो जाती है। ये देख रहे हो बड़ा है, ये देख रहे हो छोटा है,
तो हमको जो चाप मिलता है वो कुछ आगे बढ़ के मिलता है। मान लो कि वो चाप हमको यहां पे आके मिल रहा है, यहां पे आके कट रहा है ना, यहां पे आके चाप कटा, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा से आगे बढ़ा देते हैं और इधर से थोड़ा ऐसे बढ़ जाते हैं। अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। बाकी ये जो 12 था, आप 12 यहां भी ऐड कर सकते हो कि दोनों के बीच की लंबाई कितनी है, 12 है। तो हमने क्या किया कि P से A तक की लंबाई को मेजर किया और मेजर करने के बाद फिर हम यहां पे आकर के आर्क खींचे, चाप खींचे, तो यहां आके कटा। तो इसका नाम हम रख देते हैं E। इसका नाम क्या रख दिए, E। यहां O, यहां A, यहां E। अब चलते हैं हम ट्रायंगल OAE में। सबको दिख रहा होगा, ये है O, ये है A और ये है E। तो ट्रायंगल OAE में, इस ट्रायंगल में चलेंगे। अब देख रहे हैं यहां पे एंगल थीटा, तो यहां भी एंगल कितना बनने वाला है, थीटा बनने वाला है ना। ये थीटा किस पे बन रहा है, तो ये थीटा बन रहा है OE पे। किस पे बन रहा है, OE पे। तो ट्रायंगल OAE में, इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर हम चलेंगे तो किसका मान निकालेंगे तो फायदा हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि PA जो है अब वो लगभग लगभग PE के बराबर है। किसके बराबर है, हम यहां पे पहले एक लाइन ऐड कर देते हैं कि चूंकि PA बराबर, PA लगभग बराबर ले लेते हैं, PA लगभग बराबर PE। यहां पर भी तुम चाहो तो PB लगभग बराबर है PD का। तो PA लगभग बराबर किसका हो गया, PE का, है ना। अब PE, तो PE को हम लिख सकते हैं OP प्लस OE। PE ध्यान से देखो, P यहां है, E यहां है, तो PE, ये टोटल लंबाई को हम यहां से यहां तक OP प्लस OE भी लिख सकते हैं, OP प्लस OE, ठीक है। यहां OP प्लस OE, तो OP का वैल्यू तो हमको पता है, OP का वैल्यू कितना है R, और OE का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो OE का वैल्यू निकालेंगे। तो OE का वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल OAE में, अब ट्रायंगल OAE में चलेंगे तो देख रहे हैं यहां पे बन रहा है एंगल थीटा। जिस भुजा पे कोण बनी है उसी का मान चाहिए हमको, यानी आधार का मान चाहिए, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। तो फिर से यहां पर भी लेंगे cos थीटा ही लेंगे, है ना। तो ट्रायंगल OAE में cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OE आधार और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा L, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। L इधर गुना हो गया L cos थीटा बराबर OE। तो OE का वैल्यू आ गया L cos थीटा। अब हम चाहे तो यहां पर इसको देख ले, PA लगभग लगभग OP प्लस OE के बराबर था। OP का वैल्यू कितना है, R है। OE का वैल्यू कितना है, तो OE का वैल्यू कितना आया है, L cos थीटा आया, तो R प्लस L cos थीटा। यानी कि फाइनली जो PA का वैल्यू मिला है वो PA का वैल्यू कितना मिला, R प्लस L cos थीटा, और PB का वैल्यू कितना मिला, R माइनस L cos थीटा। अब दूरी मिल ही गया है दोनों का, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल। चलिए तो पहले आप इतना लिख लीजिए। चलिए तो अभी हम देख रहे थे, तो PB का वैल्यू आया था R माइनस L cos थीटा, और PA का वैल्यू आया है R प्लस L cos थीटा। अब हम विभव निकाल सकते हैं, तो अब निकालेंगे बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है अपने आप में, है ना, और एग्जाम में पूछा भी जाता है, 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप ये मत सोचो कि इतना बड़ा है नहीं याद रखना है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा था ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। 1-2 बार अच्छे से आप वीडियो देख लोगे तो सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 10th बेस पे है, आप 10वां में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो वहाँ पर एकदम सेम वही है। तो बिंदु P पर विभव निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण। तरीका आपको पता है ना, माइनस Q आवेश के कारण देखेंगे। तो इसको हम माइनस Q वाले को V1 मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, KQ बटा R, यहाँ पे K नहीं लिखेंगे बल्कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्योंकि जब हम फॉर्मूला बना रहे होते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और जब फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो K लेते हैं, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बटा R।
तो Q कितना है यहाँ पे, माइनस Q है बटा R। R का मतलब है कि माइनस Q जहां पे रखा हुआ है और जहां पे विभव निकालना, दोनों के बीच की दूरी। तो माइनस Q कहाँ पे, A पे, निकालना कहाँ पे है, P पे, तो दूरी हो जाएगा AP। या फिर इसी को हम PA ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने PA लिया, तो PA बराबर माइनस Q, ऊपर गुना हो गया 1 से तो माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब PA का जो वैल्यू आया है वो कितना आया, R प्लस एल कॉस थीटा आया, R प्लस एल कॉस थीटा। तो माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस एल कॉस थीटा हो गया। इसी तरह से अगर हम प्लस Q के कारण देखें, प्लस Q आवेश के कारण, इसको हम V2 मान लेते हैं, बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q। अब प्लस Q के कारण देखेंगे तो प्लस Q कहां पे रखा हुआ है, बिंदु B पे रखा हुआ है ना। तो बिंदु B से लेकर के P तक की दूरी कितना है, तो BP यानी PB। इसी को देख ले, Q को 1 से गुना किए, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और PB की लंबाई कितना है, R माइनस एल कॉस थीटा, तो R माइनस एल कॉस थीटा हो गया। तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस एल कॉस थीटा माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस एल कॉस थीटा, दोनों का वैल्यू आ गया। अब नेट निकाल लेंगे, भी नेट या फिर नेट पोटेंशियल, नेट विभव। तो नेट विभव को हम भी मान लेते हैं, भी बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब V1 का वैल्यू क्या है, माइनस में, तो माइनस लिखेंगे, माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस एल कॉस थीटा। बस अब जोड़ घटाव है ना, बहुआ वाला जोड़ घटाव है। चलिए, तो प्लस, उसके बाद यहां देखेंगे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल कॉस थीटा। चलिए, तो ये है माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल कॉस थीटा, और ये है प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल कॉस थीटा। अब दोनों को गुना भाग कर देना है, जोड़ घटाव जो भी है ना। भी बराबर, तो देख रहे हैं कॉमन क्या क्या है, यहां पे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ले लिए। तो यहां क्या बचा, -1, Q ले लिए कॉमन तो -1 ही बचेगा, है ना। तो यहां नीचे क्या बचा, R प्लस एल कॉस थीटा, फिर बीच में साइन देंगे प्लस का, ऊपर 1, नीचे क्या बचेगा, R माइनस एल कॉस थीटा। तो यहां हो गया R प्लस एल कॉस थीटा, और यहां क्या बचा, R माइनस एल कॉस थीटा। अब यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा, भी बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन जैसे है वैसे ही रहेगा बाहर में। चलिए, यहां क्या है, -1 बाई आर प्लस एल कॉस थीटा, यहां क्या है, +1 बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं कि तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं, हमारे पास है ना एक नियम है, सरल करे जोड़ घटाव जो होता है, जैसे 2/3 प्लस 3/4, तो इसको हम इधर से गुना करके ही बना सकते हैं, है ना। 4 दूना 8, 3 तिया 9, पहले लिख लो। तो जैसे हमको पता है इस तरह का कैलकुलेशन, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 4 दूना 8, 3 तिया 9, फिर नीचे वाले का आपस में गुना कर देते हैं। तो सेम वही काम करेंगे कि R माइनस एल कॉस थीटा को -1 से गुना करेंगे, तो -R माइनस एल कॉस थीटा। उसके बाद बीच में साइन देंगे प्लस का, फिर R प्लस एल कॉस थीटा को गुना करेंगे, R प्लस एल कॉस थीटा बटा नीचे वाला को गुना कर देंगे। तो देख रहे हैं कि ये a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है। तो जब ये गुना होगा आपस में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, अब देखते हैं भी बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस वाला से जब गुना करेंगे तो -R हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, फिर प्लस देखेंगे R प्लस एल कॉस थीटा, इसको मिटा देते हैं, R प्लस एल कॉस थीटा बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
देख रहे हैं यहाँ पे माइनस आर है, यहाँ पे प्लस आर है, तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, एल प्लस कॉशिटा प्लस एल प्लस कॉशिटा। तो भी बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एल कॉशिटा कितना हो जाएगा, 12 कॉशिटा हो जाएगा। नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब मिटा देते हैं, आप पहले से लिख लिए होंगे आप। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो नीचे वाला बात है लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, वही चीज ला करके हम पुट कर दिए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहां पे क्या बच रहा है, भी बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 12 कॉसिटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है। तो P बराबर Q इंटू 12, चूंकि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 12। तो देख रहे हैं यहां पर Q है, यहां पर 12 है, तो Q इंटू 12 को जब गुना करेंगे तो P लिख सकते हैं इसको। तो भी बराबर हो जाएगा ऊपर में P, और जैसे ये कॉस थीटा बचता है, कॉस थीटा बाई नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको मिटा देते हैं, इधर वाला आप अगर लिख लिए होंगे तो। बस अब ये प्रूफ हो ही चला है, इतना में हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट को लिखते हैं हम, भी बराबर पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया। अब अगर हम आर और एल को कंपेयर करें तो आर की जो लंबाई है वो एल की लंबाई से काफी बड़ी है। ऐसा हम लोग जब डाइपोल पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखते हैं कि डाइपोल में एल जो माना जाता है आवेशों के बीच की जो दूरी ली जाती है वो दूरी क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना। तो एल क्या है, बहुत छोटा है, और आर काफी बड़ा है। तो आर के कंपेरिजन में एल को नेग्लिजिबल मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो फाइनली जो भी आने वाला है वो आएगा पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एल तो जीरो हो गया तो बच गया यहाँ पे क्या, आर स्क्वायर। ये आपका आ गया रिजल्ट टोटल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, विद्युत विभव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विभव का मान क्या होगा, पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहां पे थीटा का वैल्यू रख के हम अक्षीय निरक्षीय को फाइंड कर लेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए। चलिए, तो अभी हम देखें कि डाइपोल के कारण किसी भी स्थिति में क्या आया था, फॉर्मूला भी बराबर पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया है किसी भी स्थिति के लिए। अब यहां से कुछ स्पेशल केस बनता है कि अक्षीय के लिए क्या होगा और निरक्षीय के लिए कितना होगा। तो पहला नंबर में देखते हैं अक्षीय स्थिति के लिए। तो अक्षीय स्थिति के लिए देखेंगे तो हमने पढ़ा है कि अक्षीय स्थिति में क्या होता है, थीटा का मान जीरो होता है, क्योंकि डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में है और विभव भी आपको उसी डायरेक्शन में निकालना है। तो दोनों डायरेक्शन सेम है, तो थीटा का मान क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे। तो थीटा बराबर जब हम 0 डिग्री लेंगे तो भी बराबर क्या होने वाला है, भी बराबर पी कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 हो जाता है ना। तो देयरफॉर भी बराबर क्या हो जाएगा, पी कॉस 0 का मान 1, तो नीचे क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आंसर जो आया है अक्षीय स्थिति के लिए वो कितना आया, भी बराबर पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा। चलिए, क्लियर है ये चीज। अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। अच्छा, पी जो है यहाँ पे, पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, जो अभी हमने पी बनाया था ना उसका आघूर्ण है ना। चलिए, अब दूसरा नंबर केस लेते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए। तो निरक्षीय स्थिति के लिए कितना होगा, तो निरक्षीय स्थिति के लिए देखते हैं भाई, है ना। तो निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं तो डाइपोल यहां होता है माइनस चार्ज प्लस चार्ज, पी का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, और हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा। तो थीटा का मान हम रखेंगे 90 डिग्री।
अब जब हम इस फॉर्मूला में थीटा का मान 90 पुट करेंगे तो क्या आने वाला रिजल्ट, पी कॉस थीटा का जगह पे 90 रखे बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखेंगे कॉस 90, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में भी कितना होगा 0, अक्षीय स्थिति में कितना होगा p बटा 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू आर स्क्वायर, और किसी भी स्थिति में क्या होगा p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो तीनों हो गया कंप्लीट आपका, किसी भी स्थिति, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अब आप इसको अच्छे से एकदम रिवाइज कर लो, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो निरक्षीय स्थिति की जब बात हो तो विभव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि क्या यह संभव है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान 0। अच्छा चलिए, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि क्या ऐसा संभव है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान 0 हो बट विद्युत क्षेत्र का मान 0 ना हो, है ना। तो ऐसा है संभव कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है E बराबर पी कॉस थीटा पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू होता है, पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और अक्षीय में क्या होता है 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बट विभव का मान क्या होता है 0 होता है। तो ऐसा संभव है कि विद्युत क्षेत्र तो 0 नहीं है बट विद्युत विभव 0 हो सकता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप घर पे रह करके ऑनलाइन अच्छे से पढ़िएगा।